सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 30 तक करवा दिया था और यहाँ पर आज हम पार्ट 2 को देखेंगे और पार्ट 3 भी आएगा, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है। दोस्तों, जो समावेशी शिक्षा है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि सामान्य बच्चे तो पढ़ाई कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन जो विशिष्ट बच्चे हैं उन बच्चों को आत्मनिर्भर बना करके उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये सबसे पहला उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का। दूसरा, बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान कर उनमें छिपी हुई कमजोरी को दूर करना। इसके बाद तीसरा है लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्य को प्राप्त करना। चौथा है जागरूकता की भावना का विकास करना, यानी कि कोई भी बच्चा ऐसा ना रह जाए जो पढ़ ही ना पाए, यानी कि सारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाए। जो शिक्षा की सार्वभौमिकता है, शिक्षा सभी बच्चों तक पहुंच पाए, चाहे वो समाज के किसी भी तबके से आते हो, चाहे वो उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे शारीरिक क्षमता हो, चाहे शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, सारे बच्चों को हमें आत्मनिर्भर बनाना है और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को अच्छे से शिक्षा दी जाए और ये अपने पैरों पर खड़े हो पाए, यही मुख्य रूप से समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष बताइए। तो समावेशी शिक्षा का जो अधिनियम है वर्ष 1995 में ये आया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब स्थापित हुआ। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में स्थापित हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान की किस धारा के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है धारा 45, ये जरूर याद रखिएगा। फिर धारा 15(4) में भी और धारा 46 में भी कहा गया, लेकिन धारा 45 जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो धारा 15(4), धारा 45 और धारा 46 के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं, इन्हें शिक्षा मुहैया कराए जाने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 35 है, समावेशी शिक्षा का महत्व या आवश्यकता बताइए। तो समावेशी शिक्षा द्वारा विशिष्ट बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारा जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है और समावेशी शिक्षा बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास करती है। तो समावेशी शिक्षा की क्या उद्देश्य अभी आपने ऊपर देखा है पहले ही क्वेश्चन में, जो आज इस वीडियो में मैंने शुरू किया है, कि जो समावेशी शिक्षा है वो बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे करके उनको उनके पैरों पर खड़ा करना, यानी कि आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है और बच्चों में जागरूकता की भावना भी लाती है कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो समाज में आप कुछ ना कुछ तो करोगे ही बड़ा, साथ ही साथ आप अपने देश, अपने राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान दोगे, देश को भी आगे बढ़ाओगे। तो इस तरीके से जो समावेशी शिक्षा है, इसके द्वारा सारे बच्चों को अच्छे से शिक्षा दी जाए और उनके अंदर जो भी प्रतिभा है उनको निखारा जाए। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है और यही इसकी आवश्यकता भी है, इसका महत्व भी है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध बताइए। तो समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध कनाडा एवं अमेरिका से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ईडीएसएस का पूरा नाम बताइए। ईडीएसएस का पूरा नाम बताइए। इसे किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो ईडीएसएस का पूरा नाम है माध्यमिक स्तर पर निःशक्त जन समावेशी शिक्षा योजना। इसका प्रारंभ 2009-10 में हुआ था। माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा शुरू किया गया था वर्ष 2009-10 में, याद रखिएगा। ठीक है, अगर माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा की बात कब की गई थी तो 2009-10 में की गई थी। और माध्यमिक स्तर पर आपको पता है क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चे आते हैं। बाकी क्लास 1 to 8 की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ये सभी परिषदीय विद्यालय होते हैं। इसमें 1 से 5 तक प्राइमरी और 6 से 8 तक जूनियर होता है, ये तो आपको पता ही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष बताइए।
तो वही चीज है दोस्तों कि समावेशी शिक्षा का जो अधिनियम है वो कब आया, तो ये 1995 में आया, लेकिन माध्यमिक स्तर पर कब आया वो आपने देखा 2009-10 में आया। एकीकृत शिक्षा कब प्रारंभ हुई थी, तो एकीकृत शिक्षा 1974 में प्रारंभ हुई थी। एकीकृत शिक्षा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ, एकीकृत शिक्षा परियोजना यहाँ पर पूछा है, तो ये प्रारंभ हुआ था 1930 में। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं दोस्तों, समन्वित शिक्षा कब प्रारंभ हुई थी, तो समन्वित शिक्षा वर्ष 2005 में प्रारंभ हुई थी। समन्वित शिक्षा यहाँ पर है, समावेशी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय विकलांग नीति कब आई, तो राष्ट्रीय विकलांग नीति वर्ष 2006 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, IEDC का पूरा नाम बताइए, इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो समेकित शिक्षा व्यवस्था योजना, इसका प्रारंभ 1974 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है, निःशक्त जन अधिनियम कब बना, तो समावेशी शिक्षा अधिनियम जो है वही यहाँ पर देखिए बताया गया है, तो ये 1995 में बना था। तो निःशक्त जन भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एकीकृत शिक्षा क्या है, तो भारत में समावेशन प्रत्यय का आरंभ एकीकृत शिक्षा के रूप में हुआ है। एकीकृत शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पास के सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा देने की योजना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एकीकृत शिक्षा है इसके माध्यम से ऐसे बच्चे जिन्हें देखने में दिक्कत है उनको सामान्य बच्चों के साथ जो पास के स्कूल है, जैसे कि प्राइमरी स्कूल हुआ या जूनियर स्कूल हुआ, ऐसे स्कूलों में इन बच्चों को भेजा जाए जो जिन्हें देखने में कुछ प्रॉब्लम होती है। यानी कि बच्चा स्कूल में जाएगा तो वो कुछ ना कुछ सीखेगा, इस उद्देश्य से बच्चों को विद्यालय में भेजना और सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना उनको, यही है एकीकृत शिक्षा। यहाँ पर केवल दृष्टि बाधित बच्चों की बात की गई, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है। अब क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2016 में, 2018 में, 2022 में ये पूछा गया है। अब तक 3 बार पूछा जा चुका है। तो वाक दोष यानी कि बोलने की समस्या, वाक मतलब बोलना, या यहाँ पर देखिए श्रवण विकृति क्या है, श्रवण मतलब सुनना, तो वाक दोष वह दोष है जिसके अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्वर, अटकना एवं हकलाना, देर से वाणी विकास आदि विकार आते हैं। तो श्रवण तो वाक दोष तो आपको समझ में आ गया कि वाक दोष का मतलब क्या है, यानी कि ऐसे बच्चे जो सही से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, उन्हें शब्दों का उच्चारण करने में कुछ दिक्कत होती है, दोषपूर्ण स्वरों को बोलते हैं, बोलते बोलते अटक जाते हैं या हकला कर बोलते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, वाक दोष है इनके अंदर। और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम जितना अभ्यास करवाएंगे बच्चों को बार बार, चाहे टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, चाहे उन्हें बार बार पढ़वा करके, धीरे धीरे वो बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह बोलने लगते हैं। अगर अंदरूनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर से कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि उनकी जीभ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है या मुंह में या ओठों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सारे बच्चे पकड़ लेते हैं धीरे धीरे सही से बोलना। लेकिन अगर मुंह में किसी प्रकार की विकृति है बच्चे में तब प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए अथवा दिया है प्रश्न में, ये गलत दिया है क्योंकि वाक दोष तो बोलने की समस्या और श्रवण विकृति तो अलग होता है ना, सुनने की समस्या, तो इसमें अथवा नहीं देना चाहिए था इस प्रश्न में, ये अलग प्रश्न है। तो श्रवण विकृति क्या है, श्रवण विकृति का मतलब ऐसे बच्चे जिनको सुनाई कम देता है, ठीक है। टीचर बोल रहे हैं, अगर बच्चा अगर पीछे बैठा है तो उसको सुनाई नहीं दे रहा है सही से, तो कभी कभी क्या करते हैं टीचर, ऐसे बच्चों को क्लास में सबसे आगे बैठाते हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है। तो श्रवण विकृति का मतलब यही है, ऐसे बच्चे जिनको सुनने में दिक्कत होती है। जब बच्चे को सुनने में दिक्कत होगी तो बच्चा सही से अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाएगा और इस तरीके से संप्रेषण करने की जो संप्रेषण भी नहीं कर पाएगा, यानी कि अपने विचारों को सही से रख नहीं पाएगा। हम जब कोई क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछ रहा है, जब हमें उसका सही से वो क्वेश्चन सुनाई देता है उसके बाद हम उसका रिप्लाई करते हैं ना। लेकिन अगर हमें वो क्वेश्चन सुनाई ही ना दे, यानी कि हमारे अंदर श्रवण विकृति है, तो हम उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड कैसे कर पाएंगे, यानी कि उसका आंसर कैसे दे पाएंगे। तो श्रवण विकृति का मतलब है कि सुनने की समस्या, सुनने में किसी प्रकार की समस्या होना। क्वेश्चन नंबर 47 है, असुविधा संपन्न समूह के बच्चे कौन हैं। असुविधा संपन्न बच्चे यानी कि ऐसे बच्चे जो सुविधा के अभाव में है।
शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, मानसिक रूप से विकलांग बच्चे, अनुसूचित जाति के बच्चे और अनुसूचित जनजाति के बच्चे, ये सब असुविधा संपन्न समूह के बच्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। टी के ए मेनन के अनुसार शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक किसे कहते हैं? तो टी.के.ए. मेनन का हमको परिभाषा देना है। इन्होंने शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कौन सी परिभाषा दी है? तो इन्होंने कहा है कि भारतीय स्थिति में, यानी कि भारत की जो परिस्थिति है, इसके अकॉर्डिंग पिछड़ा बच्चा वह बच्चा होता है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से अधिक वर्ष बड़ा हो। यानी कि अगर उस कक्षा में सारे बच्चे 11 साल के हैं तो वो बच्चा 12 या 13 साल का होगा। 1 या 2 साल भी बड़ा मान सकते हैं, लेकिन यहाँ उनकी परिभाषा है तो परिभाषा के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अधिक वर्ष, 1 से अधिक वर्ष बड़ा हो। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को हम शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे कहते हैं। यानी कि बच्चे की आयु तो ज्यादा है, उस क्लास, जिस क्लास में वो है उस क्लास के बच्चों से ज्यादा है। अगर सारे बच्चे क्लास 4 में है इस एज के, तो उस बच्चे को 5 में होना चाहिए था उसके एज के अकॉर्डिंग। लेकिन जो वह शैक्षिक रूप से पिछड़ा होने की वजह से एक क्लास पीछे है, या अपने आयु के अनुसार अपने कक्षा में, जिस कक्षा में उसको होना चाहिए उस कक्षा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है। निर्देशन कितने प्रकार का होता है? तो निर्देशन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। श्रवण विकलांग कितने प्रकार का होता है? यानी कि जो श्रवण विकलांगता होती है, जो सुनने की समस्या होती है, वो कितने प्रकार की होती है? तो चालकीय श्रवण दोष और संवेदनिक श्रवण दोष। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको थोड़ा ऊंचा बोलने पर सुनाई देता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, वो बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं। तो इसीलिए इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है। अन्वेषण विधि के खोजकर्ता। अन्वेषण विधि को ही हम खोज विधि भी कहते हैं, और खोज विधि के जो खोजकर्ता है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 52 है। प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता कौन है? और ये सुपर टेट 2018 में जब लिखित परीक्षा हुई थी तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता कौन है? किलपैट्रिक है। किलपैट्रिक नाम जरूर याद रखिएगा। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक देख करके ही आपको याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 है। टीएटी का प्रयोग किस टेस्ट के लिए होता है? तो टीएटी परीक्षण, टेट परीक्षण जो होता है वो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 54 है। 80 से 89 IQ वाले बच्चे होते हैं। 80 से 89 वाले बच्चे जो होते हैं वो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं। 70 से 79 वाले बच्चे कैसे होते हैं? तो 70 से 79 IQ वाले बच्चे क्षीण बुद्धि के होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है। 50 से 69 IQ वाले बच्चे कैसे होते हैं? तो 50 से 69 यहाँ पर होगा दोस्तों। 50 से 69 IQ वाले बच्चे अल्प बुद्धि के कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। जो बच्चे आजकल बाल अपराध करते हैं, छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा बड़ा अपराध कर देते हैं, इसका कारण क्या है? तो सबसे बड़ा जो कारण होता है दोस्तों वो होता है भूख। भूख यानी कि गरीबी। अगर गरीबी है तो बच्चों में नैतिकता नहीं समझ में आती है कि किसी का पर्स हमने चुरा लिया, या किसी व्यक्ति को हमने हानि पहुंचा दी, हिंसा के द्वारा उसके पैसे छीन लिए। ये सब छोटे बच्चे जो हैं उनको ये सारी चीजें नहीं सिखाई गई होती। खासकर ऐसे बच्चे जो बहुत गरीब परिवारों से आते हैं, जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं। माता पिता मजदूरी करने चले गए, बच्चा कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। गरीबी बहुत बड़ा कारण होती है बाल अपराध का। और विघटित परिवार, यानी कि ऐसे बच्चे जो अपने परिवार को टूटता हुआ देख रहे हैं, माता पिता में कलह देख रहे हैं, तो ये भी बाल अपराध का एक प्रमुख कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है। मंद बुद्धि के बालकों के प्रकार बताइए। तो मंद बुद्धि बालक 3 प्रकार के होते हैं। जड़ बुद्धि बालक, हीन बुद्धि बालक और मूढ़ बुद्धि बालक। क्वेश्चन नंबर 59 है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता बताइए। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों होता है। शाब्दिक उनके लिए होता है जो पढ़े लिखे होते हैं,
और अशाब्दिक उनके लिए होता है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम वर्ष बताइए। तो दोस्तों राष्ट्रीय न्यास अधिनियम जो है वो सन 1999 में बना था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं, राज्य सरकार प्रति वर्ष निःशक्त बच्चों को कितनी धनराशि देती है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि बच्चों को एक तरीके से यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। तो राज्य सरकार निःशक्त बच्चों को 600 रुपए की धनराशि देती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है। तो बुद्धि परीक्षण के जो जनक माने जाते हैं वो बिने माने जाते हैं, ठीक है। अल्फ्रेड और बिने ने 1905 में प्रयोग किया था, आपको पता है, लेकिन मुख्य रूप से बिने ही माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं, और बुद्धि परीक्षण का सूत्र पूर्ण रूप से किसने तैयार किया था या किसने दिया था। तो टर्मन ने दिया था। तो पूर्ण रूप से जो आप पढ़ते हो, बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये जो आप सूत्र पढ़ते हो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये किसने दिया है। इस सूत्र को पूर्ण रूप से ये टर्मन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम बताइए। तो शाब्दिक सामूहिक परीक्षण, शाब्दिक मतलब पढ़े लिखे लोग और सामूहिक मतलब समूह में 10, 15, 20 की संख्या में जो परीक्षण होता है, इसका दूसरा नाम आर्मी अल्फा परीक्षण भी है। इसको आर्मी अल्फा परीक्षण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम। अशाब्दिक ऐसे लोग जिन्हें जो पढ़े लिखे नहीं होते, अशाब्दिक यानी कि जो शब्दों को नहीं समझ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, उनका जब परीक्षण होता है तो उनको हम आर्मी बीटा परीक्षण कहते हैं। यानी कि पहला है आर्मी अल्फा जो कि पढ़े लिखे लोगों पर होता है, आर्मी बीटा पढ़े लिखे लोगों पर नहीं होता है। तो किस पर होता है, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है उन पर आर्मी बीटा परीक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, बुद्धि परीक्षण बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सामान्य बुद्धि के, श्रेष्ठ बुद्धि के और मंद बुद्धि के। क्वेश्चन नंबर 67 है, डॉक्टर जलोटा ने किस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो डॉक्टर जलोटा ने 1951 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, परामर्श किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन को ही हम परामर्श कहते हैं। यानी कि जो परामर्श होता है वो क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की समस्या को समझता है, उसकी सहायता करता है, उसको सलाह देता है, उसका मार्गदर्शन करता है, और इसे ही हम परामर्श कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था। तो 1915 में किया था। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं, परामर्श की दो विधियों के नाम लिखिए। तो परामर्श की दो विधियां हैं, निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 70 क्वेश्चंस कर लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। और ये पार्ट 2 आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। और आप लोगों को सारे विषयों के मास्टर क्लास की लिंक, सारे विषयों के क्लासेस की लिंक, सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि कम समय में आपकी तैयारी बेहतर हो जाए और आप सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे विषयों के हर एक विषय के हैंड रिटन जो मैंने खुद से लिख करके नोट्स बनाए हैं वो नोट्स मिल जाएंगे। सारे विषयों की मास्टर क्लास मिल जाएगी, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और राजन और पवन सीरीज की पूरी PDF मिल जाएगी। तो अलग से आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से। तो अगर आपको ऐप को डाउनलोड करने के बाद कोई समस्या आ रही है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे और आप लोग ऐसे ही चैनल से बने रहिए दोस्तों। और मैं रोज वीडियोज आप लोग के लिए लेकर के आती रहूंगी। और जहां भी आपको जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।